आज के समारोह के हमारे माननीय सबके प्रिय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे राज्य मंत्री उनका भी अभिवादन करता हूं। सर आज्ञा दीजिए हम प्रोग्राम शुरू करें। जी शुरू करिए। नमस्कार सर। मैं आभाषीप के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्बुद्धे जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो वेलकम एड्रेस से शुरुआत करें समारोह का। सर नमस्कार। भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, सचिव उच्च शिक्षा विभाग के श्री अमित खरे जी, वो अभी तक थे, उनको दूसरे कार्य के लिए जाना पड़ा। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स डॉक्टर ओपी गुप्ता जी, हमारे अवर सचिव श्री राकेश रंजन जी, डॉक्टर पुनिया जी, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर अभय जेरे, डॉक्टर मोहित और अदर ऑफिसर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज वेल एज AICTE, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका 90वां आज बर्थडे है। इट्स द 90th बर्थडे ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ कलाम, who started with a very humble background, became an aeronautical engineer, then moved on, worked in DRDO, ISRO on scientific works and scientific establishments, also associated with the missile program, then nuclear program, and then finally became scientific advisor to the Prime Minister and also the highest office of the land, that is President of India. And he was often called the People's President, Emeritus President. इतना ही नहीं है कि उन्होंने जो नवाचार है, इनोवेशन को राष्ट्रपति भवन में लाया, and that too for grassroots innovators. We remember that National Innovation Foundation was established and people from small villages, tribal areas, उनको राष्ट्रपति भवन में आने का मौका मिला कि उन्होंने प्रोत्साहन किया। तो उनके जन्मदिन पर हम जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें हम इनोवेशन डे के रूप में मना रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और इन द बैकड्रॉप ऑफ नाउ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बीइंग अनाउंस्ड ऑन 29th of July, और उसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में चर्चा हो रही है, वेबिनार्स हो रहे हैं, उसी समय पे ये अभी कोइंसाइड हो रहा है कि इनोवेशन डे आया हुआ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम 4 अलग अलग कार्यक्रमों को आज करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। और गत 1 साल में जो कार्यक्रम किया है उसके बारे में डॉक्टर अभय जेरे बाद में विस्तार में तो बताएंगे, लेकिन हमारे जो 1600 इनोवेशन काउंसिल्स है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, इनके बीच में एक कंपटीशन के रूप में हमने कहा था कि हमने जो जारी किया हुआ कार्यक्रम की पट्टी है उसको करना चाहिए। तो कई लोगों ने उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम भी किए, और इसको हमने देखते हुए जो करीब 25,000 कार्यक्रम देश भर में हुए, जो एक इनोवेशन का माहौल, नवाचार का माहौल देश में बना है। तो इसका कारण ये इनोवेशन काउंसिल्स के वजह से हो रहा है। और तथा हमारे जो एम्बेसडर्स है, इनोवेशन एम्बेसडर्स की भी हमने वर्कशॉप्स वगैरह की है, उसके वजह से एक माहौल निर्माण हुआ है। और इसी के बीच में हमने कहा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम मंत्री जी को आह्वान करेंगे। और इस समय बहुत समय कम होते हुए भी उन्होंने हमसे हमारे आग्रह को, विनती को मान लिया और आज हमारे बीच में है। और इन सब लोगों को वो प्रोत्साहन देने के लिए जो टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स है, ये करीब 115 इंस्टीट्यूशंस जिनको हमने 5 स्टार रेटिंग दी है। जैसे अलग अलग चीजों के लिए हम रेटिंग देखते हैं, 1 स्टार 2 स्टार, ये सब 5 स्टार रेटेड इंस्टीट्यूशंस है, इनको आज हम प्रोत्साहन देने। दूसरा है कि एक बार इनको प्रोत्साहन मिल गया तो इनके ऊपर हम जिम्मेदारी भी डालने वाले हैं कि इनको अभी मेंटर बनकर, मेंटर मेंटी प्रोग्राम, यानी उनको आसपास के दूसरे कॉलेजेस को भी मार्गदर्शन करते हुए उनको भी अच्छा करना, इनके ऊपर हम जिम्मेदारी डालने वाले हैं। तो ये मेंटर मेंटी की प्रोग्राम भी आज लॉन्च हो रहा है। उसके अलावा ये IIC जो इंडियन हमारे जो इनोवेशन काउंसिल्स की एक फेज हो गया, दूसरा फेज हो गया, जो तीसरा फेज है
उसका वेबसाइट यानी संकेत स्थल का भी उद्घाटन आज मंत्री महोदय के चरण हस्तों से होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे थे कि हमारे देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड बहुत कम है और इसको बढ़ावा देने के लिए एक मैसिव प्रोग्राम की जरूरत थी। तो हमने कपिला नाम से, कलाम जी के ही नाम से, कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ऐसे कपिला नाम से आज उसका भी लॉन्च करने जा रहे हैं। और अगले 1 साल में कम से कम हमारे कॉलेजेस से 10,000 पेटेंट्स को जारी करना चाहिए, होना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। तो इसको मेरे ख्याल से जो जुड़े हुए सारे संस्थाएं हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए हमारा जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में मदद करेंगे, ऐसे आशा व्यक्त करते हुए मंत्री जी को और एक बार मैं धन्यवाद अर्पण करता हूं कि समय निकाल के आप हमारे बीच आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तथा हमारे राज्य मंत्री संजय धोत्रे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों हमारा आशीर्वचन देके हमको और भी बढ़ावा करवाएंगे। ऐसे कहते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं डॉक्टर अभय से विनती करूंगा कि वो कपिला के बारे में थोड़ा सा उद्बोधन और सबको जानकारी दें। डॉक्टर अभय जेरे, प्लीज। Thank you, Mohit. Can we show the presentation? जी जी। हमारे आदरणीय मंत्री महोदय श्री निशंक जी, जिन्होंने आज हमारे लिए समय दिया है, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री संजय धोत्रे जी, चेयरमैन AICTE प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी राकेश रंजन जी, हमारे वाइस चेयरमैन पुनिया जी, मेंबर सेक्रेटरी राजीव जी, DG फॉर कंट्रोलर IP कंट्रोलर जनरल OP गुप्ता जी, रेणुका जी, thanks for joining and sparing your time for today's launch event. So next slide, please. So as Professor Anil Sahasrabudhe sir said, we will be launching Kapila. And the reason why we should launch Kapila is indicated in this slide. If you see this slide very carefully, it actually depicts the IP filing status of our country. Modi ji has already given us goal of $5 trillion economy. And if we have to evolve as $5 trillion economy, then we have to evolve as knowledge-based economy, as knowledge-based society. And if we have to evolve as knowledge-based economy, then we need to generate ideas which will not only have impact within our country, but which will have application across the globe. But if we see the current scenario, then what we observe is that China on an annual basis is filing more than 13 lakh patents. US or America is filing more than 6 lakh patents, while India is filing only 45 to 47,000 patents. More importantly, out of these 45,000, about 60 to 65% are coming from NRIs, and that is non-residential Indians. So if you really look at the second graph, you see that in China, the resident Chinese are filing more patents as compared to non-resident Chinese. But if you really look at India,
on the second graph, then the resident Indians are filing patents less than non-resident Indians. And we believe that this needs to change. And that is the reason we decided to collaborate with O.P. Guptaji's office and to explore how best we can actually promote this or convert this into a movement. Next slide, please. This slide shows about the per capita GDP filing. And if you see here, South Korea is having or is doing maximum filing, and India is not even in top 10. Again, this needs to change. And that is one of the key reasons for this Kapila initiative. Next slide, please. If you really look at how much filing has happened in this country. So this is the data for 10 years. CSIR, Council for Scientific and Industrial Research, is filing maximum, but in last 10 years, they have filed only 2,413 entries. All IITs together in last 10 years have filed 3,700 plus entries. NIT has filed 2,000 plus entries. We have 40,000 institutions, which are higher educational institutions. And unfortunately, we can say with some degree of confidence that more than 80% institutes have not filed IP ever. Next slide, please. So, through this Kapila, we are going to do multiple interventions. From today, we are going to start IP Awareness Week, a week-long campaign in which we will be doing multiple online sessions for higher educational institute to sensitize them about need of IP. Also, we are introducing a very innovative concept called as IP Clinic. And I am really thankful to O.P. Gupta ji for giving us resources in terms of 3 or 4 people he has allocated who will help us actually run these IP clinics to help guide, facilitate youngsters, faculty, students, staff who are interested in filing IP. Then we will make through AICTE resources available for filing IPs. Because if you currently look at the situation, if an institute or educational institute has to file an IP, it can cost it as high as 40,000 rupees per IP. But if an individual has to file, then it can cost him something like 8,000 rupees. So there is a huge difference between 8,000 and 40,000. So AICTE has come up with a solution where we will be funding through AICTE institutions per IP anywhere about 25 to 30,000 rupees. So that is what we will be doing. Also, we will be creating a huge network of experts who are aware of IP filing, and we will try to connect these experts with our higher educational institutes so that our higher educational institutes know where to go when they have to file IPs. So this is the intervention at 3 different levels. We will be funding, we will be creating awareness, as we will be hand-holding institutions through this Kapila initiative. Now I request Mohit to take the discussion forward and talk about IIC program, which is the second part of this today's launch program. Thank you so much,
Dr. Jere, and with permission of the chair and other dignitaries present today, and without doing much of the ado, I would like to proceed with much talked IICs, Institutions Innovation Councils. ऐसी क्या जरूरत हमें पड़ी कि IICs बनाने पड़े या लाने थे हमें? So what we have observed, जाना गया, देखा गया टीम के द्वारा, नव प्रवर्तन प्रकोष्ठ की टीम के द्वारा, there is some missing link. The professors, the vice chancellors, the directors, though they are so learned, they are researchers, but still, maybe because of their involvement in a lot of things, or they were so willing to do something in innovation and entrepreneurship space, यानी कि नव प्रवर्तन और उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत कुछ करना भी चाहते थे, लेकिन एक कहीं भी कोई तरीका, कोई जरिया, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जिससे हैंड होल्डिंग और मेंटरिंग मास स्केल पे देश भर में हो सके। वही सोच रखते हुए सभी लर्नेड लोगों को एक सामंजस्य, एक प्लेटफॉर्म पे लाते हुए डिस्कशंस की गई, थॉट प्रोसेस किए गए, डेलिब्रेशंस की गई, एंड दैट्स हाउ IIC स्टार्टेड टेकिंग शेप। IICs का मेन एजेंडा जो हमने लिया, जो थॉट प्रोसेस लिया गया, ऐसी चीज, एक ऐसा कैलेंडर, एक ऐसा हैंड होल्डिंग प्रोसेस, एक ऐसा मेंटरिंग प्रोसेस, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोसेस बनाया जाए कि जिससे पूरा का पूरा देश, पूरे की पूरी हायर एजुकेशन सिस्टम एक परिधि में हम जिसको पिरो सकें, so that we can bring them into one chain all together, and it can have a domino effect in a way that if one is doing something, other follows that. So that's what we are saying. We started from creating awarenesses, we started doing mentoring sessions, and then even recognizing them. That's what we have assembled for today to do that. Now, following what IICs has been able to do, what we have established, into the IIC processes, the day one a student comes into a college. Now these IICs are coming up and they are mentoring the students in a way, following the activities which are being driven through our innovation cell, that is Ministry of Education's innovation cell. What kind of an idea they are coming up with, what kind of hand-holding they need, what kind of mentoring they need, maybe be it design thinking, maybe be it cognitive skills, maybe it creativity thinking, IPR generation, technology transfer, even sort of funding and a lot of boot camps, everything related to innovation and entrepreneurship. We have started doing through these IICs. And I am sure over the course, while we go through the further modalities of the program, you will see during a small presentation as well how these IICs have taken shape in past 2 years. Next slide, please. This is, as in the initial presentation we mentioned, we started in 2018 establishing with first IIC with spanning across the country. Now today we have somewhere around 1,700 IICs working day in, day out, following the calendar, following the activities. Across 28 states, 5 UTs, there is no space you can see in the country which is lying blank. पूरा देश उस परिधि में जुड़ चुका है, उस इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की साइकिल को फॉलो कर रहा है. आइडिया इज, थॉट प्रोसेस इज, साल, 2 साल, 3 साल, क्या हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जैसे कि एक शिशु चलना सीखता है, like a child starts crawling and then he gathers the speed and starts running in a full throttle, that is an autopilot mode. क्या हम कुछ ऐसा यहां खड़ा कर सकते हैं? वही सोच लेते हुए हम IICs को दिन पर दिन, like IIC इनिशियल, IIC 2.0 और आज IIC 3.0 के लिए अग्रसर होने जा रहे हैं. कुछ एक्टिविटीज, एक्शंस जो लिए गए पिछले 2 सालों में IICs के द्वारा, 10,000 से ज्यादा एक्टिविटीज IIC 1, 26,500 से ज्यादा एक्टिविटीज, 26,500 प्लस इन IIC 2.0.
बहुत सारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, सबकी ट्रेनिंग, सबको इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, आईपीआर, टेक ट्रांसफर, ऐसी चीजें बताना जो कि डे इन डे आउट काम आती है। हम अपने वातावरण में, अपने आसपास कैसे समाज को, उस चीज को, उस परिधि को उठा के बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी बौद्धिक संपदा को प्रोक्योर करके, प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, वो हमने IICs के थ्रू एक ऐसा आयाम पाने की कोशिश की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी और राज्य मंत्री जी के आशीर्वाद से और बाकी हमारे AICT चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन साहब राजीव जी, अभय जी, सभी के एफर्ट्स के साथ, और अब OP गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम सब मिलजुल के एक ऐसा वातावरण खड़ा कर पाएंगे, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना पाएंगे देश में सबके लिए कि हम अपने देश को एक अग्रणी राष्ट्र भी बना पाएंगे। Thank you so much. Now I would like to invite Shri OP Gupta ji, Controller General of Patents Design and Trademark Office, to say his words of wisdom, sir. OP Gupta ji, sir, please. Thank you. Good afternoon, everyone. Honorable Minister of Education, Shri Ramesh Pokhriyal ji, Honorable Minister of State, Shri Dhotre ji, Chairman AICT, Dr. Sahasrabudhe ji, Dr. Jere, all respective dignitaries who have been part of this program. I am very thankful to the organizers for making me also part of this program. Because today, I should really compliment the Ministry of Education and all the officers for the program which has been launched today, and this initiative which has been taken up. And this initiative has been so appropriately named after our great Rishi and scholar, Maharshi Bharadwaj. Because as we know, and in fact, when Dr. Jere gave the overview of the IP filings in India, actually it kind of gives a picture as if India does not have the scientific and technological innovation or the knowledge, and that's why the filings are low. But if we look back at our own ancient times, ancient India had probably the most advanced knowledge in different field of science and technologies at that point of time, whether it was medicines, geometry, arithmetics, or economics, or even other scientific fields. But the reason was that India always had the culture of sharing, and our great scholars and sages have probably been sharing this information without creating what we today call intellectual property, which is a modern concept. And that what I understand is that even though, and in fact, same thing gets reflected even today when we see in our various higher and technical institutions, where our scholars, our professors, they're doing wonderful path-breaking research also. But it is not always necessary that they're creating intellectual property out of that research or the outcomes. In fact, in our country, when we see the scientific publications, the number of scientific publications are a lot. In fact, when we see the Global Innovation Index, India is one of the top 10 countries regarding scientific publications. But commensurate intellectual property generation does not take place because our culture of sharing has probably not created that kind of habit in our community, scholars, researchers, or people who create this intellectual property to appropriate it for themselves. And that's where this particular initiative and program really become important. Because when India joined 1995, the TRIPS agreement, it became fully functional in India in 2005. The government of India started strengthening its IP institutions and regime and took various steps. But real culmination of this happens in 2016 when the National IPR policy was announced. And in National IPR policy, when we see 7 objectives, out of 7 objectives, 3 main objectives, that is awareness of IPR, then the generation of IPR, and human capital development. These 3 objectives are very closely related and associated with the programs and the initiatives which are being announced today, which are being launched today. And then since 2016, I think Ministry of
Commerce and Industries through Department of Promotion of Industry and Internal Trade had been in touch with the Ministry of Education, or then HRD Ministry, and various initiatives were being taken. In fact, our NCERT syllabus already included now chapter on IPR. There have been various other activities which have been undertaken. But this activity today, I see, is a real path-breaking effort which is being undertaken. And this effort will certainly promote those three objectives of the national IPR policy. And today, when we see that national education policy, national IPR policy, they are now converging in one single direction. And this is certainly a real path-breaking step which is being taken through the initiatives and the programs being launched today. As a follow-up action, IP clinics being organized in 21st, 22nd, 23rd of October, and our officers will be part of those programs. So I can now see that the amount of and the number of IP filings, especially in patents, certainly will increase our institutions, because we have a lot of very good institutions. They do a lot of very important research and development work. But now those people will be aware of the intellectual property which gets created out of their research. Then the support infrastructure which is being provided through IICs or the technology support centers. And regarding facilitation aspect, as Dr. Jere talked about, the expert and all that. In fact, we already have a program under Startup India scheme where we facilitate IP filings through a facilitation schemes. And we already have listed the facilitators who are willing to support startups in those programs, where the department reimburse the fee to the facilitators. The fee has been fixed at certain amounts for filing of patent applications and then prosecuting them. And that part of the facilitation fee is paid by the department to the facilitators directly. So I will be very happy to share that list of facilitators with the this program organizers, so that and that is across the country list at different places, which we will make available. And I'm sure that all these institutions and these facilitators, they can also kind of collaborate and take this initiative forward. I am very honored to be part of this program, and I again very wholeheartedly thank the Minister of Education to really take these initiatives in the guidance of Honorable Minister. Thank you very much. Thank you so much, O.P. Gupta ji, and your words and the collaboration offers, and we'll certainly take it with an open heart, and we badly need it, sir. Now, I would like to invite Honorable Minister of State, Ministry of Education, Shri Sanjay Shamrao Dhotre ji. Sir, आप आशीष वचन से हम सबको आशीर्वाद दीजिए. श्री संजय शामराव धोत्रे सर. नमस्कार. हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, एडिशनल सेक्रेटरी राकेश रंजन जी, एआईसीटी के चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, वाइस चेयरमैन एआईसीटी दुनिया जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डॉक्टर अभय जेरे जी, CIO इनोवेशन सेल के सभी उत्साही सदस्य कार्यकर्ता, I am very happy to see that Kalam program for IP literacy and awareness has been conceptualized by Innovation Cell to create an IP billing culture in our academic institutions. First of the program under this initiative is Intellectual Property Literacy Week, which will be celebrated by all the higher education institutions from today till 23rd October 2020. During this 1 week program, number of activities will be organized, including online awareness programs on patent prosecution process, debates, poster competitions, quizzes, community meetings, visits to nearby schools, etc. The Kapila initiative
is a year-long initiative where higher academic institutions in Indian cities and towns will be sensitized, handheld, and supported in form of funding by AICT. The provision of funding has been created under Kapila initiative, which will encourage innovation. Since many times it has seen that innovators from the HEIs are unable to go on the IP filing process due to lack of sufficient project funds or absence of any support from their institutes. I am very delighted to see that through this initiative, institutes can now avail benefits for filing of the patent applications for their technologies. There are some other government schemes as well for supporting intellectual property filing, but the quantum is very small. I suggest that MIC should also work closely with them to create maximum impact. I hope that Kapila initiative will address the existing gaps in these schemes and will greatly enhance the quantum of IT assets created by the students and faculty of our institutes. I am delighted to see how rapidly the Innovation Cell and AICT are progressing towards spreading a culture of innovation and entrepreneurship in the higher education institutes of the country through various schemes and initiatives launched in the span of last 1 year and a half. Last 1.5 years. I believe that all these initiatives will be supplement each other to achieve the desired outcome. I also extend my heartiest congratulations to IIC institutes which are top performance in 1920. All other 1600 plus IICs which are part of this initiative also deserve congratulations as they are making an impact through their participation in this initiative and in calculating an innovation culture in their campus. I am confident that Kapila, IIC and other similar programs by the ministry will greatly boost the entrepreneurship and startup culture in our higher education setup. आज जो एक बहुत ही एक सुनहरा मौका है हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का आज जन्मदिन है और जेरे जी ने कुछ फिगर्स हमारे सामने दिए। एक आय ओपनर की तरह वो जो काम कर रहे हैं, क्योंकि पेटेंट जो है प्रधानमंत्री जी ने जो आने वाले 5 साल में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हमेशा बात प्रधानमंत्री जो कहते, मुझे ऐसा लगता कि ये हमारा जो कदम है, जो कपिला इनिशिएटिव है, वो इसमें निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा। और इसके लिए मेरे क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, ऐसे ओम प्रकाश गुप्ता जी चेयरमैन AICT, अनिल जी वाइस चेयरमैन पुनिया जी, अभय जेरे जी, हम सब लोग मिलके निश्चित ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में इसकी ओर सफलता से आगे बढ़ेंगे, ऐसी शुभकामनाएं मैं आज देता हूं। क्योंकि कोई भी देश जो है, हमारा ज्ञान कितना भी होगा, हमारे विचार कितने भी उच्च होंगे, लेकिन जब तक उसमें से कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, कुछ निर्मित नहीं होती,
तब तक ये सब चीजें जो है इसका सही अर्थ में कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो आखिरी आदमी है, हमारी जो एक फिलॉसफी है, हमारे मार्गदर्शक दीनदयाल जी उपाध्याय, इन्होंने जो एक नारा, एक संकल्प हमको दिया अंत्योदय का, उसका रास्ता भी इसी में से जाता है। और इसके लिए ये जो पेटेंट का है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, ये इसके लिए एक गेटवे है। इसलिए जो हमने जेरे जी ने जो फिगर दिए, तो निश्चित ही हमें अगर आगे का रास्ता तय करना होगा, हमें कोई मंजिल की तरफ अगर जाना होगा, तो पहले ये जरूरी है कि हम कहाँ है ये पता चलना चाहिए। इसलिए हम निश्चित ही आप सभी लोगों के सहयोग से, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और निशंक जी के नेतृत्व में सफलता से इसकी ओर बढ़ेंगे। ऐसी फिर एक बार सभी को शुभकामनाएं देता हूं और फिर एक बार भारत रत्न हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को आदरांजलि अर्पण करता हूं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय राज्य मंत्री जी। अब मैं अपने यंग एंड एनर्जेटिक सहायक निदेशक दीपन साहू जी को इनवाइट करता हूं। दीपन, जो हमें परफॉर्मेंस रेटिंग हमने आईआईसीज की हैं, उनके बारे में कुछ क्षण में ही और ब्रीफ में बताएंगे कि कैसे हम उस रेटिंग तक, परफॉर्मेंस रेटिंग कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम उसको आगे परिमिति बनाते हैं। दीपन। Thank you, Dr. Mohit. Good afternoon to all. With kind permission from our beloved Honorable Minister of Education, Sri Ramesh Pokhriyal Nishank sir, and Honorable Minister of State, Sri Sanjay Dhotre sir, and with permission from our chief functionaries from Ministry of Education, Innovation Cell, and AICT Chairman, Vice Chairman, and Member Secretary sir, I would like to brief about annual star rating mechanism that we adopted for this IIC 2.0. This IIC 2.0 calendar activity was started in month of July 2019, and more than 1,650 higher educational institutes came forward to establish this Institutional Innovation Council in the campus and carried out more than 27,000 activities related to innovation and entrepreneurship to streamline and strengthen the campus innovation and startup ecosystem. And to undertake this kind of activities, MIC has prescribed a set of guiding innovation and entrepreneurship activities calendar for these IIC institutions, and which carries 50% weightages. So the bottom line is IIC annual calendar activities, and also MIC has prescribed, requested all the IIC institutions to undertake innovation and entrepreneurship activities on their own, which classified under self-driven activities and which carries 30% weightages. In addition to this, 20% weightage is also kept for IIC institutions to participate in any kind of activities that is announced by MIC on time-to-time basis and which classified under MIC-driven activity. In this way, we have categorized the whole 100% into 3 different type of activities. And after calculation of all these reports, we found that total average number of activities per institute per annum is coming to 16. And also what we found that average number of participants per activity is coming to around 125 numbers, and every student is getting opportunity to attend 3 activities related to innovation and entrepreneurship. So then to come this figure, the process we have adopted is that we have allocated star to each quarter. So if in a 1 year, we have divided into 4 quarters, and each quarter is for 1 star. So for 4 stars for 4 quarters, and the 5th star is kept for reserved with MIC, and we allocated at the end of IIC calendar year
to the IISc institutions based on certain criteria that we set for, like if any IISc student hosted any regional mentoring session conducted by MIC, or if any IISc institution hosted any innovation ambassador training program conducted by IISc, or if any IISc students participated in Innovation Contest 2020 and submitted and scouted and evaluated these ideas. Just to inform you that we have received more than 30,000 ideas, innovations, and prototypes through this National Innovation Contest. And all these, we are going to provide them the mentorship support, and also through a guided intensive training program. Finally, we will find the top 200 or 300 good innovations that we are going to provide further funding and incubation supports. And also what we calculated that those institutes are conducting more than the threshold prescribed activities, they are getting reward points, and those institutes, these reward points also we have given certain weightages. So based on these criteria, we have allocated the 5th star, and after doing the evaluation, review, and validation of these documents, finally we have prepared the score and star rating of all these IISc institutions. Please go to the next slide. So this is the zone-wise classification of IISc institutions, and also allocation of the star, and it is from 1 star, 1.5 star, 2 star, 2.5 star, like up to 5 star. So as our chairman sir has said at the opening remark, that more than 125 institutions have received 5 star, and also the 78 institutes have received 4 star, 90 institutes have 4.5 star. So these institutes are going to play the role of mentor, and they are going to give the mentoring, guiding support to the other institutions, especially from the lowest strata, like 1 star, 1.5 star, 2 star institutions, and they will act as a mentee, and they will guide in the next IISc 3.0. So this is the mechanisms we have adopted in IISc 2.0 evaluation, and with this I will request Dr. Mohit to take the session forward. Thank you so much, Deepan. And it was a very clear and deep insight that how these star ratings have been computed and what kind of activities are being performed. अब वो क्षण है जिसका हम सभी से इंतजार काफी देर से सभी लोग कर भी रहे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष आज के समारोह के श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक, हमारे आदरणीय चहेते मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज आप हमें एड्रेस करें, अपने आशीष वचन हमसे शेयर करें सर। मेरे सहयोगी शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय संजय जी, उच्च शिक्षा के सचिव अमित खरे जी, अपर सचिव राकेश रंजन जी, EICT के चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे जी, और कंट्रोलर जनरल पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स ऑफिस OP गुप्ता जी, जिनका सबसे बड़ा रोल होने वाला है, PL पुनिया जी, हमारे यशस्वी उपाध्यक्ष जी, और इस सारे नव प्रवर्तन के हमारे प्रकोष्ठ के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी अभय जेरे जी, सचिव राजीव कुमार जी, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, प्राचार्यगण, अध्यापकगण और EICT के सारा परिवार, और गुप्ता जी से जुड़ा परिवार, कॉमर्स मिनिस्ट्री से जुड़े सभी मेरे उपस्थित प्रबुद्धजन, मुझे लगता है कि हमारे मंत्री जी ने भी और EICT के चेयरमैन साहब ने, अभय जेरे ने, और अभी जो प्रस्तुतिकरण सामने हुआ है, उसके बाद हम एक स्थान पर पहुंचते हैं, और पहुंचते यहाँ हैं कि बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी कहीं ना कहीं कुछ चूकें हुई हैं, और उन चूकों को ठीक करने की जरूरत है। जो आंकड़े आपने दिए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। ये देश जब यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तब भारत 97% साक्षरता होती थी दुनिया में।
और ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार के क्षेत्र में इसका कोई सानी नहीं था। यदि आप उस युग को देखेंगे तो भारत तो वही भारत है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि जिसकी अपनी संपदा नहीं है तो फिर दूसरे की संपदा पर तो बहुत दिनों तक तो न तो जिंदा रहा जा सकता है, न नंबर 1 हुआ जा सकता है। अपनी जो बौद्धिक संपदा नहीं है, किसी के पास तो कोई भी संपदा नहीं है। और इसलिए आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इतना बड़ा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो, इतना बड़ा देश जिसमें उच्च शिक्षा की दिशा में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हो और 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हो, जिसमें 1,09,00,000 से अधिक तो अध्यापक ही गण हो। इतना बड़ा तंत्र और जो हमारा पेटेंट है, जो हमारा शो है, वो अभी हम बहुत पीछे हैं, पीछे नहीं है। आपने जो आंकड़े बताई और वो बहुत चौंकाने वाले हैं। मैं पीछे के समय में देख रहा था कि आज से 10-15 वर्ष चीन और हम लगभग समान रूप में थे। उन 15 वर्षों में वो क्या कुछ हुआ कि उसने इतना जंप मार करके उस आसमान को छू रहा है और हम जहां के तहां खड़े हो रखे हैं। अभी भारत में अनुसंधान से संबंधित चिंताएं, स्वाभाविक की हमारी चिंता विज्ञान और इंजीनियरिंग की, उसमें मैं देख रहा था 2018 का, जिसमें चीन 5,28,263 शोध पत्रों की संख्या होती है, अमेरिका में 4,22,802 की होती है, भारत में 1,35,788। अब कहाँ 1,35,788, कहाँ 4 लाख और कहाँ 5 लाख। ये बहुत चिंता का विषय है। यदि पेटेंट की बात करेंगे तो शोध पत्रों की बात है। यदि पेटेंट की बात करेंगे तो 2019 को यदि हम देखते हैं तो चीन में अब 15,40,000 पेटेंट हैं, अमेरिका में 5,97,141 है, जापान जैसे छोटे से देश में 3,13,567 है, और कोरिया जैसे गणराज्य में 2,09,992 है। जर्मनी में भी काफी हैं, और अभी यदि भारत की स्थिति देखते हैं तो 50,000। यहाँ 45,000 तो मेरे डिग्री कॉलेज हैं। वो 45,000 डिग्री कॉलेजों में केवल 50,000 पेटेंट है। आखिर देश प्रगति कैसे कर सकेगा यदि हमारी अपनी पेटेंट की नहीं। जब अभी सुबह जेरे से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा क्यों ऐसी कठिनाई आई है, किधर खाई है उसको टटोलो, फिर उस खाई को पाटने की जरूरत है। तो मेरी चर्चा के बाद आई कि इसको पाटने का काम गुप्ता जी करेंगे और हम पीछे से उनके साथ दौड़ेंगे। गुप्ता जी हमारे लिए चुनौती है। आखिर ये जो पेटेंट का कार्यालय है, यदि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है तो ये हमारे लिए चुनौती है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत की कल्पना की है, जो स्वच्छ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध होगा, आत्मनिर्भर होगा, श्रेष्ठ होगा, वो आत्मनिर्भर और श्रेष्ठ भारत इस पेटेंट से होकर के गुजरेगा। हम अपनी समस्याओं पर शोध करके पेटेंट क्यों नहीं कर सकते? कठिनाई क्या है? हाँ, वातावरण नहीं है, मुझे लगता है पीछे के समय में उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जो हुआ कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ। मैं ये देख रहा था कि अब तो चलो 50,000 भी हो गए। मैं उससे पहले का आंकड़ा देख रहा था, जब पहले 2013-14 का तो सैकड़ों में भी हम लोग नहीं थे। तो ये तो निश्चित है कि आदरणीय मोदी जी के आने के बाद इस दिशा में एक वातावरण बना है। और मैं अभी ये देख रहा था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2020 की जो रैंकिंग है
उसमें भी हमने 48वें स्थान पर हम पहुंचे, जबकि 2015 में 81वें स्थान पर था। तो ऐसा नहीं कि हम अभी कर नहीं रहे, लेकिन छलांग मारनी पड़ेगी हमको। हमारी जो गति है, जो हमारी चलने की अभी जो स्पीड है, उसको बहुत बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि 2-3 प्रकार के हमारे सामने आज चुनौतियां होंगी। आज ये भी बहुत बड़ी बात है, ये अब्दुल कलाम जो भारत रत्न और जिन्होंने हमारा माथा पूरी दुनिया में ऊंचा किया है, आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सब लोग नवाचार की प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान संपदा में परिवर्तित होता है कहने वाले अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन पर आज हम इस नवाचार का जो शुभारंभ कर रहे हैं, शोधात्मक, और जो हमने टारगेट रखा है कि हम इसको नेशनल इनोवेशन डे के रूप में जो मना करके उनको श्रद्धांजलि देंगे। और कपिला जिसका जन्म हो रहा है आज, उनके जन्म दिवस पर, इस कपिला के जन्म दिवस पर एक ऐसा संकल्प आज हम लेंगे। यहाँ पर AICTE के चेयरमैन है, मुझे लगता है कि जरूर UGC के भी चेयरमैन कहीं ना कहीं मेरी बात को सुन रहे होंगे। इन दोनों लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। एक तरफ हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, दूसरी तरफ हमारे तमाम विश्वविद्यालय हैं, और तीसरी ओर जो ये हमारे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। राकेश रंजन हमारे साथ जुड़े, मैं कहना चाहूंगा राकेश जी, इसको मिशन मोड में लेना, जुनूनी तरीके से लेना पड़ेगा। इस देश को जहां हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है, जहां हम ये अपेक्षा करें कि भारत केंद्रित होगी और शिखर पर पहुंचने वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी, वो जो भारत केंद्रित इसलिए कहा है कि अंततोगत्वा यदि इस पर पेटेंट करना था तो यदि जर्मनी जैसे देश 14 विश्वविद्यालय संस्कृत के बना रहे हैं और उस पर शोध और अनुसंधान कर रहे हैं, और तमाम इतनी हमारी पीछे को हम देखेंगे तो तमाम संपदाएं हमारे पास बिखरी पड़ी हैं जिनको हमने छुआ तक नहीं। मैं सोचता हूं यदि हमने पेटेंट चरक तो हमने क्या, दूसरा कैसे पेटेंट कर लेगा। ये जो चरक आयुषो वेदा आयुर्वेद की तमाम आज 35-30 हजार जो जड़ी बूटियां हैं, और जिनमें संजीवनी बूटियां जो पूरी दुनिया को जिंदा कर सकती हैं, दुनिया के मानव के तन को ठीक कर सकती हैं, इस पे हजारों लाखों पेटेंट हो सकते हैं। हमारे पास जैव विविधता है, हमारे पास आर्यभट्ट ये जो गणितज्ञ है उसकी तमाम संपदाएं हैं, जिसने पूरी दुनिया को गणित के क्षेत्र में सब कुछ दिया। उसको क्या क्या पेटेंट कर सकते हैं, उस सैकड़ों हजारों लाखों आगे नवाचार के साथ उन पे अध्ययन करने की जरूरत है। उस वैदिक गणित हो और चाहे वो उनकी विश्व सभ्यता के विषय रहे हों, महर्षि भारद्वाज जैसे, क्या हम पीछे से उनको पढ़ पा रहे हैं कुछ नवाचार के साथ, अनुसंधान के साथ पेटेंट कर पा रहे अपनी चीजों को कि नहीं। ये देश तो विश्व गुरु रहा है। इस देश को हमेशा कहा है इत देश प्रसूत सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षण पृथ्व्यम सर्वमानवा। ये तक्षशिला और नालंदा विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को देने वाला देश, जहां पूरी दुनिया आकर के ज्ञान विज्ञान अनुसंधान का अनुसरण करती हो, वहां पेटेंट तो हम पूरी दुनिया में हम रहने चाहिए, हमसे लोगों को कुछ पाना चाहिए। और इसलिए मैं ये समझता हूं, चाहे कपिल मुनि का सांख्य दर्शन का हो और चाहे उनकी प्रकृति के संयुक्त तत्व के विवेचन का विषय रहा हो, चाहे कणाद ऋषि के जो वैशेषिक दर्शन और भौतिक विज्ञान की दिशा में उनका काम रहा हो, ये ओरिजिनल है हमारे पास। हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं, इस पे शोध और अनुसंधान करके नवाचार के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये सुश्रुत तो शल्य चिकित्सा का जनक इसी धरती पर पैदा हुआ है। पूरी दुनिया सुश्रुत को समझती है। कितना काम हुआ है अभी तक, हमने कितने पेटेंट किए हैं, कितना शोध और अनुसंधान में हमारे लिए चुनौती है ये। मैं समझता हूँ भास्कर आचार्य द्वितीय की और पहले की यदि बात करेंगे तो कितना कुछ है हमारे पास।
ये ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में हम कहाँ शिखर पर थे, उस पे शोध। आज लोग हंसी उड़ाते हैं, ये ज्योतिष विज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। जिसको पता ही नहीं वो हंसी तो उड़ाएगा, क्योंकि हमने कभी उसमें शोध अनुसंधान करके उस सीमा तक उसको आगे बढ़ाने की कभी कोशिश ही नहीं हुई है। अब जरूरत हो गई है। बारामीर जैसे व्यक्तित्व जो बृहद संहिता ग्रंथ के उस जमाने के नवरत्नों में थे, नागार्जुन रसायन विज्ञान के, आप तो सब लोग वैज्ञानिक लोग बैठे हैं यहाँ, नागार्जुन रसायन शास्त्री नागार्जुन से क्या नहीं हम पा सकते हैं, वो भी सब हमारे पास तो पड़ा हुआ है कि कैसे करके कर सकते हैं हम उसको। आर्यभट्ट के बारे में मैंने अभी बताया, पतंजलि का योग सूत्र के बारे में मैंने बताया, ये ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का जो जिसने प्रतिपादित किया ब्रह्मगुप्त, वो सब कुछ हमारे पास है। ये बाघभट्ट का अष्टांग हृदय का क्या नहीं हो सकता अष्टांग हृदय में बाघभट्ट के, लेकिन कब वो अनुसंधान हुआ, कब उस पर नवाचार के साथ पेटेंट होने की बात आई, इसलिए जरूरत है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि चाहे रामानुज हो चाहे पाणिनि हो, हमारे पास यदि हम पीछे मुड़ करके देखें बहुत अपार संपदा है। मैं आह्वान करना चाहूंगा अपने नौजवानों को, अपने छात्रों को, आओ पूरा मैदान खाली दुनिया को बताने की जरूरत है। ऐसे समय में जबकि अब हमारी नई शिक्षा नीति आई है, हमने स्कूली शिक्षा से वोकेशनल स्ट्रीम के साथ इंटर्नशिप के साथ लाए हम गांव गांव में। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा वोकल लोकल फॉर वोकल, वो लोकल से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गांव से और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। उस गांव में जरूरत है काम करने की, उन चीजों पर जरूरत है आज काम करने की। और मुझे भरोसा है कि पीछे के समय में किया भी है, और जो हमारी ज्ञान की संपदाएं हैं इनको हम आगे बढ़ाएंगे भी। ये छात्रों ने स्टार्टअप के लिए भी रणनीति बनाई है और आईपी रणनीति की दिशा में वो अपना काम भी कर रहे हैं। अभी जिस अभियान में आपने कहा है कि 10,000 ये पेटेंट करेंगे, मैं गुप्ता जी को कहूंगा कि ये अभी जब चर्चा करते हैं कि कोई कॉलेज क्यों नहीं कर रहा है, उसका शुल्क ये सीमा तक है। शुल्क खत्म कर दो ना, खत्म कर दो, उसका शुल्क खत्म कर दो और प्रोत्साहन दो। जो विश्वविद्यालय जो कॉलेज इतना पेटेंट करेगा उसको और प्रोत्साहन देंगे। और वैसे भी आप नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में हुआ है, हम कोशिश करें पूरे देश के अंदर शोध और अनुसंधान का एक वातावरण बने। ऐसा नहीं कि अभी हम शोध और अनुसंधान ही करें, हम इस पार्क के तहत दुनिया के शीर्ष 127 विश्वविद्यालयों के साथ अनुसंधान कर रहे हैं, हम स्ट्राइट के साथ कर रहे हैं, हम स्टार्स के साथ कर रहे हैं, हम इम्प्रिंट कर रहे हैं, हम इम्प्रेस कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री अध्येता छात्रवृत्ति के तहत कर रहे हैं। अभी तो दुनिया के 1000 आसियान देशों के छात्र हमारे IITs में शोध और अनुसंधान के लिए आई। अभी ये AICTE के चेयरमैन साहब ने जब पिछली बार हमने युक्ति 1 किया था, युक्ति जब IITs के छात्रों ने शोध और अनुसंधान किया था, तो हमने सबको एक युक्ति पोर्टल पर ला करके किया था। जब दुनिया में कोरोना की महामारी के संकट से दुनिया गुजर रही है, ऐसे अवसर पर मेरे भारत की धरती पर शोध और अनुसंधान करने वाले मेरे छात्रों और अध्यापकों की कोई कमी नहीं रही है। और वो युक्ति पोर्टल का आप उसका विजिट करेंगे तो आपको खुशी होगी। हमारे चेयरमैन साहब के मन में आया, सर युक्ति 2 भी चाहिए। मैंने पूछा युक्ति 2 क्यों चाहिए? नहीं, हजारों छात्रों के मस्तिष्क में बहुत सारे आइडियाज हैं और युक्ति 2 का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जब पूरी दुनिया के देश के लोग विजिट करेंगे, हमारे बच्चों के आइडियाज करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है और मैं बधाई देना चाहता हूँ AICTE के चेयरमैन को कि उनकी अगुवाई में वो जो उनकी टीम ने, जिसमें पुनिया जी आपकी पूरी टीम जुटी हुई थी, आज वो बहुत तेजी से आपका युक्ति पोर्टल 2 बहुत बढ़ रहा है, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसका जो आत्मनिर्भर भारत है वो भी एक बड़ी आधारशिला बनेगा आपका युक्ति पोर्टल 2। लेकिन मैं समझता हूं इसको कैसे करके और आगे तेजी से बढ़ा सकते हैं, एक रणनीति के तहत कैसे कर सकते हैं वैश्विक दृष्टि से।
और मैं सोचता हूँ जो ग्लोबल है इनोवेशन, उद्यमिता और स्टार्टअप का हब कैसे करके हम लोग इसको सुनिश्चित कर सकते हैं, इस पर भी एक रणनीति बनाने की जरूरत है। और जो स्किल है, क्योंकि हमने कक्षा 6 से वोकेशनल स्ट्रीम के साथ, वो भी इंटर्नशिप के साथ लाई हम, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दुनिया का हम पहला देश होंगे जो स्कूली शिक्षा से इसको शुरू करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा अवसर है। अब हम लोग सब जुनूनी तरीके से यदि इस क्षेत्र में जुटेंगे तो निश्चित रूप में जिस तरीके से हमने स्टडी इन इंडिया के तहत एक पूरी दुनिया के लोगों को एक ब्रांड बनाया है स्टडी इन इंडिया के तहत। कहाँ तो हम 3 साल 4 साल पहले सैकड़ों बच्चे इधर आते थे, आज 50,000 के करीब जो है दुनिया के छात्रों ने हमारा रजिस्ट्रेशन किया है। और अब बोर्ड लग रही है मेरी स्टडी इन इंडिया के तहत। अभी हमने स्टे इन इंडिया भी कहा है। जो छात्र बाहर जा रहे हैं उनको हम आश्वस्त करना चाहते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये नई शिक्षा नीति के तहत हम दुनिया के शीर्ष जो 100 विश्वविद्यालय उनके अंतर्गत आने वाले 100 के अंतर्गत आने वाले उन विश्वविद्यालयों को भारत की धरती पर निमंत्रण देंगे, और हमारे भी शीर्ष विश्वविद्यालय उनको भी दुनिया में जाने की इजाजत देंगे। और निश्चित रूप में हम यहाँ एक अपने संस्थानों का ऐसा परिवेश बनाएंगे। वैसे भी हमारी संस्थाएं समृद्ध हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी संस्थाओं में क्षमता नहीं है। मैं आह्वान करना चाहता हूँ अपने देश के नौजवानों को कि इस गलत फहमी को दूर कर देना चाहिए कि विदेशों में ही शिक्षा प्राप्त करके वो किसी ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं। यदि मेरा सुंदर पिचाई यदि हमारे IIT खड़गपुर से जाकर के दुनिया की शीर्ष संस्था का नेतृत्व कर सकता है, और मेरे जो अपने IITs हैं और मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और मेरे विश्वविद्यालय, उनकी जब मैं एक श्रृंखला देखता हूं अपने पूर्व छात्रों की, तो आज विश्व की शीर्ष संस्थाओं के यदि लीडरशिप कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की धरती से पढ़ करके जाकर के ये नौजवान उसकी लीडरशिप ले रहा है। तो मैं उन छात्रों से और उन अभिभावकों का भी आह्वान करना चाहूंगा कि मेरे देश का पैसा भी प्रतिवर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपए जाता है बाहर विदेशों में, और 8 लाख छात्र विदेशों में पढ़ रहा है। मेरे तो देश का पैसा भी प्रतिभा भी दोनों देश के काम नहीं आती है। वो प्रतिभा पैसा इधर का लगता है और वो प्रतिभा उन देशों के वो उठाने का काम करती है, उनके आर्थिक सुदृढ़ता से लेकर के हर चीज का काम करती है। अब देश करवट बदल रहा है। ये जो नया भारत है, ये समृद्ध भारत, सक्षम भारत, इस भारत में जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत हो रहा है, इस पे शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने अभय को कहा था कि बहुत तेजी से इस दिशा में एक निश्चित अवधि के अंदर कहाँ क्या क्या हो सकता है करें। और अब शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में जहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की हम स्थापना कर रहे हैं, वहां नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का भी गठन कर रहे हैं, ताकि तकनीकी दृष्टि से अंतिम छोर तक उसका पूरा हम उपयोग कर सकें। और इसको भी हम तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि हम विश्व स्तर पर हम टैलेंट को भी अपना बढ़ाएंगे और पेटेंट को भी बढ़ाएंगे। हम टैलेंट को ढूंढेंगे भी, उसको विकसित भी करेंगे उसके टैलेंट को, और उसका विस्तार भी करेंगे, और हम अपने पेटेंट को भी विस्तार देंगे। और इसी के आधार पर हम रिफॉर्म भी करेंगे, ट्रांसफॉर्म भी करेंगे और परफॉर्म भी करेंगे। हमारे लिए चुनौती है, लेकिन मैदान हमारे सामने पूरा का पूरा खाली है। किस सीमा तक दौड़ सकते हैं हम, और अनुसंधान और नवाचार को लेकर के, दोनों को लेकर के हम निश्चित रूप में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं समझता हूं कि जितने भी उच्च संस्थाएं हैं वो उन सब को आगे बढ़ करके इस दिशा में काम करना चाहिए। और जो ये आज कपिला का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है, मुझे भरोसा है कि ये कपिला के माध्यम से हम देश को जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी सशक्तता की दिशा में, और मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जो 5 ट्रिलियन आर्थिकी का जो 2024 में उनकी जो संकल्प है,
उस रास्ते को भी हम पूरी दुनिया में आगे बढ़ा सकेंगे। कलाम बौद्धिक संपदा शिक्षा और जागरूकता का अभियान जो हम ले रहे हैं, वो मुझे लगता है कि ये समयबद्ध तरीके से सभी संस्थानों में ये 45-50 हजार डिग्री कॉलेजों में जाए, 1000 से भी अधिक महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं तक जाए, 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के अंदर जाए और इसके लिए समन्वय के साथ ये एक मिशन मोड में हम काम करेंगे तो निश्चित रूप में हम लोग इस दृष्टि से बहुत आगे जा सके हैं। हम एक मॉडल भी बनाना है ताकि विश्व उसका अनुसरण कर सके। जैसे मैंने कहा कि हम टैलेंट को पेटेंट तक पहुंचने का रास्ता तैयार करेंगे, क्योंकि टैलेंट तो हमारे पास है लेकिन उसका रास्ता पेटेंट तक जाना है और यही रास्ता तैयार करना हम लोगों को, जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, आपस में एक सेतु का काम करना है कि किस तरीके से उसको जो टैलेंट है मेरा वो पेटेंट तक की उसकी यात्रा सफलतम हो सके। मैं समझता हूं कि आज हम लोगों के लिए कलाम साहब को इस भावना के साथ सलाम करने की आवश्यकता है कि हम जो नवाचार की उनकी कल्पना थी उसको हम साकार करने के लिए संकल्प लेंगे आज। और शिक्षा मंत्रालय तो हर दिशा में चाहता है कि आगे बढ़े, सब लोग मिल करके काम करेंगे तभी ये इस सफलता को हम पा सकते हैं। और जो बिखरी हुई समस्याएं हमारी, उन इतना बड़ा देश है, 123 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उतने बड़ी समस्याएं भी हैं, उतने बड़े विजन भी हैं और उतने बड़े अवसर भी हैं। तो इन अवसरों को पकड़ने की जरूरत है। जो बिखरी समस्याएं हैं, गांव-गांव में जो समस्याएं, उन पे शोध हो, उन पे अनुसंधान हो, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी जरूरत है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप में जो हम बार बार कह रहे हैं कि समाज और शोध एक दूसरे के पूरक हैं और हमको इन कड़ियों को जोड़ना है। हम बार बार कह रहे हैं कि भारत को हम ज्ञान की महाशक्ति बनाएंगे, भारत आत्मनिर्भर होगा, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी, 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत होगा। और जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप होकर के जो रास्ता हमारा जाता है उसको हम सशक्त कर सकते हैं, सबल कर सकते हैं। और निश्चित रूप में हम लोग जो IOE की संस्थाएं हैं ये भी एक बहुत बड़ा काम करेंगी और जो स्टडी इन इंडिया के तहत एक अभियान चला है वो भी इसमें काम करेगा। तो निश्चित रूप में राज्य और केंद्र सरकार के ये संयुक्त अभियान में ये जो अभियान है एक बड़ा अभियान है, ये राष्ट्र की उन्नति के शिखर का अभियान है। क्योंकि कोई भी देश बिना नवाचार के बिना पेटेंट के कभी खड़ा नहीं हो सकता है। और मैं जब अनुसंधान कर रहा हूँ, मैं अपनी संस्थाओं को देखता हूँ, क्यूएस रैंकिंग में हमारे कहाँ पर ये संस्थाएं खड़ी हैं, टाइम्स रैंकिंग में किधर ये संस्थाएं खड़ी हैं, तो मुझे एक ही गड्ढा दिखाई दे रहा है बहुत तेजी से, और एक ही गड्ढा है, वो है अनुसंधान का, पेटेंट का। जिस दिन ये अनुसंधान का गड्ढा खत्म हो जाएगा, पेटेंट हम करना शुरू कर देंगे और ताकत के साथ करेंगे। यदि हम मिशन मोड में आ गए तो देखिए एक ही साल में, 2 साल में आप किस शिखर पर पहुंच जाएंगे। एक प्रवेश देने की जरूरत है। प्रवेश नई शिक्षा नीति के तहत आएगा ही आएगा। और जो नई शिक्षा नीति है वो बिल्कुल नीचे स्कूली शिक्षा से लेकर के और वो उच्च शिक्षा तक हर क्षेत्र में आगे चलेगा। मुझे लगता है जैसे आपने 1600 संस्थाओं को जोड़ा है, आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं और मेरे को बताया गया कि 25,000 जो है अभी तक ये कार्यक्रम नवाचार के इस समय हुए हैं और 115 संस्थाओं को जो 5 स्टार मिला है। मैं उन सभी संस्थाओं को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। ये हमारे स्टार संस्थाएं हैं और ये हमको आगे बढ़ाएंगे और जो इनके सानिध्य में जो और संस्थाएं आगे बढ़ेंगी, ये भी एक बहुत अच्छा वो मार्गदर्शन करेंगे। एक बहुत अच्छा संकेत है कि हम बौद्धिक संपदा अभियान में इस कपिला में लेकर के जाएंगे और जाएंगे तो अपनी इस नई शिक्षा नीति का संदेश लेके जाएंगे, जो नेशनल भी है तो इंटरनेशनल भी है, जिसको जो गांव से भारत केंद्रित ये मेरी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको व्यापक तरीके से गांव से लेकर के और लोकसभा तक और ग्राम प्रधान से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक
शिक्षक से लेकर शिक्षाविदों तक, छात्र से लेकर अध्यापक तक, विशेषज्ञों से लेकर के एनजीओ तक, कौन सा क्षेत्र छूटा था? हर क्षेत्र में व्यापक परामर्श के बाद जो ये जो अमृत निकला है, जिसको आज देश के 99% लोगों ने जिसको स्वीकारा ही नहीं बल्कि उत्सव मना रहे हैं, नई शिक्षा नीति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, और जो दुनिया के तमाम देश जिस भारत की एनईपी को लेने के लिए, अपने यहाँ लागू करने के लिए लगातार अब कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों से संपर्क और संवाद कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षा नीति है मूल्य परक होगी, भारत केंद्रित होगी, लेकिन ये नेशनल भी होगी, इंटरनेशनल भी होगी, इम्पैक्टफुल भी होगी, इंटरएक्टिव भी होगी और इंक्लूसिव भी होगी। और इसकी जो आधारशिला है वो इक्विटी, क्वांटिटी और एक्सेस की आधारशिला पर ये खड़ी है। और इसलिए पूरी दुनिया के शिखर पर पहुंचने की इसमें ताकत है। हम अपनी मातृभाषा से शुरू करेंगे, और दुनिया के शिखर तक जाएंगे। और इसलिए लोगों में बहुत खुशी है ऐसे अवसर पर, जबकि नई शिक्षा नीति का माहौल पूरे देश के अंदर है, तब ये कपिला का शुभारंभ होना देश के लिए शुभ सूचक है। गुप्ता जी, जल्दी से जल्दी आप एक मीटिंग बुलाइए जिसमें राकेश रंजन जी, प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, प्रोफेसर पुनिया जी, हमारे नवाचार के जो इसको लीड कर रहे हैं अभय जेरे, और जो इस क्षेत्र में आपके साथ जुड़ करके, जिसमें आप आयुष के सचिव को बुला सकते हैं, आप भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोगों को एक टीम बना दीजिए और आप टारगेट दे दीजिए कि आगे 2 वर्ष के अंदर हम हिंदुस्तान की धरती पर इतना काम करेंगे, 24 घंटे को 48 घंटे में बदल करके दुनिया के लोगों को बताएंगे कि पेटेंट जब हम अपनी पर आ जाते हैं तो हम रात दिन खप करके दुनिया को अपना असली स्वरूप दिखा सकते हैं। हमारी सब चीजें पेटेंट हो सकती हैं क्योंकि हमारे पास टैलेंट है। टैलेंट और पेटेंट इन दोनों का समन्वय हमको करना है। मेरी शुभकामना कि आज अच्छा अवसर है। कलाम साहब, मेरा सौभाग्य है कि कलाम साहब के बहुत निकट रहने का मुझको अवसर मिला। उनके विजन को मैं महसूस कर सकता हूँ। जब एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि आपकी तो 83 से देश के आकाशवाणी केंद्रों पर देशभक्ति के गीत आते हैं, तो इकट्ठा क्यों नहीं मिल सकते वो एक जगह सबको। तो उनकी प्रेरणा से मैंने जो ए वतन तेरे लिए जो लगभग 100-125 गीतों का, देशभक्ति के गीतों का वो था, उनको थमाया। वो लोकार्पण करते समय किस तरीके से उन्होंने एक कविता को गुनगुनाया था, देशभक्ति का जो सागर था। अभी पिछली बैठक में मैंने उनके नाम पर कोई और एक हमारे IIT खड़गपुर ने उनके नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह बनाया है। तब मैंने उनको कहा था कि देशभक्ति का उनके मन के अंदर क्या जुनून था। एक अखबार बेचने वाला एक सामान्य बच्चा आज पूरी दुनिया में भारत का माथा ऊंचा करता हो और भारत रत्न कह करके देश की पीढ़ी को प्रेरित करता हो। उन्होंने वो एक छोटी सी कविता गुनगुनाते थे, अभी भी वो उसी के अंदर थी और उनको बहुत प्रिय लगती थी। तो उन्होंने अपनी उसमें टांक रखी थी और उसको घूमते हुए, अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर संवेदना कोई नहीं है। वो कहते थे बिल्कुल सही है, अभी मनुष्यता धरती पर हम ही कायम करेंगे, संवेदना हम में ही है, हमारी संवेदना खत्म नहीं हुई, हम जिंदा रखेंगे अपनी संवेदना को। और आगे बोलते थे कि किया है बलिदान जीवन निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूं ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है। और जब वो लास्ट की पंक्तियों को बोलते थे तुझसे बड़ा कोई नहीं है, कह रहा हूं ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं, तो उनके आंखों से आंसू फूटते हुए मैंने स्वयं अपने सामने देखे थे। तो उस समय मेरे मन में आया था कि मैं कलाम की इस अंदर जो हलचल मची हुई है, कभी मुझको वक्त मिलेगा कि इनके जीवन दर्शन पर मैं कुछ जरूर लिखूंगा। उनके जीते जी तो नहीं लिख पाया मैं, लेकिन मैंने उसके बाद उनके एक वाक्य को कि सपने जो सोने न दें, ये मैंने लिखा था और ये बहुत लोकप्रिय हुई। उन्होंने कहा था कि सपने तो वो बुनो जो तुमको चैन से न बैठने दें, सोने ही ना दें। ऐसे सपने जब तक वो क्रियान्वित नहीं हो जाते
ये आज उनकी स्मृति में जो ये सपने जो सोने न दें कई भाषाओं में लगभग 12-14 भाषाओं में है और नौजवानों के लिए बहुत अच्छा है। मैं नौजवानों आपसे अनुरोध करूंगा कि उस देशभक्त उस प्रख्यात वैज्ञानिक विचारक फिलोसफर दार्शनिक उस अब्दुल कलाम भारत I think sir got disconnected. माननीय मंत्री जी के तरफ से मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही सर। मुझे लगता है माननीय मंत्री जी के यहाँ से कुछ तकनीकी कारणों से हम सुन नहीं पा रहे हैं और जैसा कि मैसेज हमें माननीय मंत्री जी दे रहे थे कि अपनी बौद्धिक संपदा को संवाद संवर्धन से सुनियोजित करते हुए सुरक्षित करना है, तो मुझे लगता है इस मैसेज को और ये मैसेज सभी तक शायद पहुंच भी गया होगा और सभी लोग आने वाले वर्ष में पैटेंट्स, आईपी, बौद्धिक संपदा इसको सुरक्षित करने में अपना पुरजोर योगदान देंगे। समय के अभाव को भी देखते हुए और जब तक हमारे माननीय मंत्री जी हमसे दोबारा जुड़ते हैं तब तक आगे प्रकरण को बढ़ाते हुए और माननीय राज्य मंत्री जी के आदेश से हमने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई है, हम उससे प्रोग्राम को अपने समारोह को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। Mohit, sound is not there. The culture of innovation and express this confidence to enlighten existing competent institutes established in financing to the 2018 and 2019. The video is not at all clearly visible. It is taking a lot of blocks. So I think we should stop it. It's going fine live. It is going live and it is fine. I believe there is some internet issues at the individual's end. That's the reason it's not playing. Otherwise, on YouTube, it's going perfectly fine. Okay.